हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद तो करता हूं साथियों आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा हम रेगुलर आपके सामने स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं। और आज का जो सेशंस आपके सामने रहने वाला है वो आप सभी के सामने पता होगा साथियों, हम राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 17 कर रहे थे, जिसका पार्ट नंबर 1 मैंने आपको कल पढ़ाया था, जिसमें हमने वयस्क मताधिकार के बारे में जाना था। उम्मीद तो करता हूं सभी साथियों को कल वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी उद्देश्य से मैं आपके सामने आज इसका 17वें चैप्टर का पार्ट नंबर 2 आपके सामने अपडेट कर रहा हूं। और इसमें हम पढ़ेंगे साथियों कि प्रतिनिधित्व की प्रणाली क्या होती है, किस प्रकार सरकारी तंत्र काम करता है। तो चलिए साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहले बार अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आपका अपना परिवार है, चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर ले, बेल आइकन को जरूर इंप्रेस कर लीजिएगा, ताकि क्या होगा, हम जो भी क्लासें आपके सामने अपडेट करेंगे उससे संबंधित वीडियो आपको मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशंस आपके पास आता रहेगा, तो आप हमसे लाइव जुड़े रहेंगे। तो आज का सेशन में हम पढ़ेंगे प्रतिनिधित्व की प्रणाली। सबसे पहले हमारी किताब में क्या लिखा गया मैं पढ़कर आपको समझा देता हूं। यहां लिखा गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को उनके राज्य के शासन में शामिल होने का अवसर देता है। बिल्कुल पहली लाइन आप सभी को समझ में आ गई होगी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या कहता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहता है कि सभी राज्यों के जो नागरिक हैं वो चुनाव के अंदर वोट डाल सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। आगे लिखा गया है, वे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो इन लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। प्रतिनिधियों के चुनाव के दो मुख्य प्रकार होते हैं, क्षेत्रीय और कार्यकारी प्रतिनिधि। इसका मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का नियम अगर आप पर लागू हो जाता है तो आप अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और वे प्रतिनिधि क्या करेगा, वे प्रतिनिधि आपके सभी प्रकार के जो नियम होते हैं, सभी प्रकार के जो अधिकार होते हैं, लोगों की जो अधिकार है उसकी रक्षा के लिए वे कार्य करता है। आगे लिखा गया है कि प्रतिनिधियों के चुनाव दो प्रकार से होते हैं। प्रतिनिधियों के चुनाव कितने प्रकार से होते हैं, तो प्रतिनिधियों के जो चुनाव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यहां पर लिखा गया है क्षेत्रीय चुनाव, और दूसरा नंबर है कार्यकारी प्रतिनिधित्व। अब देखिए साथियों, सबसे पहला पॉइंट आता है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व क्या कहलाता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व क्या कहलाता है। क्षेत्र का मतलब होता है कि आप जहां पर निवास करें वहां पर आपका प्रतिनिधि कौन है। देख दोस्तों, जैसे अगर हम गांव के अंदर बिलोंग करते हैं तो आप सभी को पता है गांव के अंदर पंचायत होती है, और पंचायत स्तर पर जो प्रथम प्रतिनिधित्व होता है वो कौन होता है साथियों, सरपंच होता है। यानी हमें अगर सरपंच का चुनाव करना है तो हमें वार्ड पंच को भी चयन करना पड़ेगा और सरपंच को भी हमें चयन करना पड़ेगा। तो वे सरपंच हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। तो यहां पर मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या लिखा गया है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधि चुनने का यह सबसे लोकप्रिय तरीका है। इसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए मत डालते हैं। निर्वाचन के लिए संपूर्ण देश को क्षेत्रीय इकाइयों में बांटा जाता है तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि चुना जाता है। संपूर्ण जनसंख्या को निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा जाता है जिससे लगभग बराबर मतदाता उपस्थित हो। अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, यहां पर ये लाइन ये लिखी गई है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर अपन क्षेत्रीय प्रतिनिधि की बात करते हैं तो क्षेत्रीय प्रतिनिधि को जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। और सबसे बड़ी बात ये लिखी गई है कि क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि होगा वे केवल निर्वाचन यानी मतदाताओं द्वारा चुना जाएगा और एक ही होगा। कौन होगा, एक ही होगा। तो यहां लिखा गया है अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधि चुनने का यह सबसे लोकप्रिय रास्ता होता है। इसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र विशेष के मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, चयन करते हैं। निर्वाचन के लिए संपूर्ण देश के क्षेत्रीय इकाइयों को बांटा जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। यानी निर्वाचन क्षेत्र आपका जो भी निर्वाचन क्षेत्र होगा वहां पर केवल एक ही प्रतिनिधि को चुना जाएगा। संपूर्ण जनसंख्या को निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा जाता है जिसमें लगभग बराबर के मतदाता उपस्थित होते हैं। आगे लिखा गया है साथियों कार्यकारी प्रतिनिधि। अब कार्यकारी प्रतिनिधि क्या होता है इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। पहले क्या लिखा है मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। कार्यकारी प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है विभिन्न व्यवसायिक समूह के प्रतिनिधियों का चुनाव, जैसा कि औद्योगिक कर्मचारी, व्यापार जगत, वकील, अध्यापक, ट्रांसपोर्टर इत्यादि।
देखिए यहां पर लिखा गया है कार्यकारी प्रतिनिधित्व। कार्यकारी प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? विभिन्न क्षेत्रों के अंदर चुनाव की प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए कि आप एक ऑटो चलाते हैं तो आपने पता होगा ऑटो चलाने वालों की भी एक यूनियन बनाई जाती है, उसका भी एक अध्यक्ष होता है। मान लीजिए कि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपको पता होगा व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर भी एक कमेटी गठित होती है और उसका भी एक यूनियन के द्वारा अध्यक्ष बनाया जाता है। मान लीजिए कि आप वकील हो तो आपकी भी एक कमेटी गठित होगी और उनमें भी एक अध्यक्ष बनाया जाएगा। मान लीजिए कि आप अध्यापक हो तो उसकी भी एक कमेटी होगी और उनमें भी एक प्रमुख बनाया जाएगा जिसको अपन प्रधानाचार्य कहते हैं। ठीक है भैया, तो यहां पर यही लिखा गया है कि कार्यकारी प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या होता है? कार्यकारी प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है कि आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर भी कोई ना कोई आपका मुख्य होगा। तो कार्यकारी प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है विभिन्न व्यवसायिक समूह के प्रतिनिधियों का चुनाव, जैसा कि औद्योगिक कर्मचारी, व्यापार जगत, वकील, अध्यापक, ट्रांसपोर्टर आदि। इस प्रकार वर्ग विशेष से संबंधित लोगों की अलग अलग विविध इकाइयां बनाई जाती हैं। उदाहरणार्थ अध्यापकों का एक निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है जो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। निर्वाचन क्षेत्र को व्यवसाय और कार्य के आधार पर वर्गीकृत करके उनसे उनका प्रतिनिधि चुनने को कहा जाता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की तरह यह निर्वाचन क्षेत्रीय आधार पर नहीं बल्कि उनके व्यवहार पर निर्भर करता है। यह एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा विभिन्न व्यवसायिक समूहों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। निर्वाचन क्षेत्र मतदाताओं का वह समूह होता है जो प्रतिनिधि को चुनता है। यह समूह किसी भी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव में उन्हीं क्षेत्रों के मतदाता शामिल होते हैं, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों और विधानसभा के सदस्य अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र के होते हैं। एक सदस्य या बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी हो सकते हैं। दोस्तों यहां पर स्पष्ट कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि विधानसभा के चुनाव की मैं बात करता हूं तो विधानसभा चुनाव में जो भी विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं, प्रतिनिधित्व होते हैं, उनको अपन वोट कर सकते हैं, जनता उनको वोट करती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां हम कहते हैं कि राज्यसभा के चुनाव की बात करते हैं, तो राज्यसभा के चुनाव की बात करते हैं तो हमने जिनको प्रतिनिधित्व किया है विधानसभा में, निर्वाचन क्षेत्र से हम जिनको आगे भेज रहे हैं, केवल वही जाकर अपने वोट डालते हैं। तो यहां लिखा गया है कि ये एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा विभिन्न व्यवसायिक समूह को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। निर्वाचन क्षेत्र मतदाताओं का वह समूह होता है। निर्वाचन क्षेत्र मतदाताओं का वह समूह होता है जो प्रतिनिधि को चुनता है। यह समूह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के चुनाव में उन्हीं क्षेत्रों के मतदाता शामिल होते हैं, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्यों के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और एक सदस्य भी हो सकते हैं, बहुसदस्य भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों, एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां नजर आ रही है, यहां लिखा गया है कि एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कौन सा होता है। चलिए साथियों, पहले क्या लिखा गया है? जब किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक सदस्य का चुनाव किया जाता है तो उसे एक सदस्य ही निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। यानी एक ऐसा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र जहां से केवल एक ही सदस्य का चुनाव किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, उस क्षेत्र को अपन एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। लोकसभा चुनाव में संपूर्ण भारत को 543 इकाइयों में बांटा गया है और इन 543 क्षेत्रों में से प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में निश्चित इकाइयां होती हैं। एक सदस्य विधायी इकाई प्रणाली को भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और पाकिस्तान में अपनाया गया है। दोस्तों अगर हमारे भारत की मैं बात करता हूं तो भारत के अंदर लोकसभा की अगर अपन बात करते हैं तो लोकसभा में 543 सीटें होती हैं और इन 543 सीटों को पूरे भारत के निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार बांटा गया है, जनसंख्या के आधार पर इनको बांटा गया है। और इन सबका जो चुनाव होता है वो एक सदस्य चुनाव होता है और एक सदस्य चुनाव को अपनाने वाले जो देश है उनमें हमारा भारत शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, अमेरिका शामिल है, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और पाकिस्तान, यानी हमारा जो पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान भी एक सदस्य चुनाव पर आधारित है। अब चलते हैं साथियों बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर एक से अधिक जो निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके बारे में पढ़ के आपको बता देता हूं। इस प्रणाली को सामान्य टिकट प्रणाली भी कहते हैं। जब किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक सदस्य चुने जाते हैं तो उसे बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार की प्रणाली कहां पर अपनाई जाती है? स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, स्वीडन में, इटली में है। इस प्रकार की जो प्रणाली है स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क,
स्वीडन और इटली, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और इटली में अपनाई गई है। इस प्रणाली में संपूर्ण देश को विशाल निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है और प्रत्येक इकाइयों में से कई प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जाता है। राजनीतिक दलों को किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त मतों के आधार पर सीटें निर्धारित की गई हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे जो अपना पॉइंट आ रहा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और आगे हमारा पॉइंट आ रहा है बहुसदस्यीय प्रणाली में आनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाया जाता है। निर्वाचित होने के लिए प्रत्याशी को निर्धारित मत प्राप्त करने होते हैं। मतदाताओं को उनके क्षेत्र में चुने जाने वाले सभी प्रत्याशियों के लिए मत देने होते हैं। प्रत्याशियों के नाम के आगे भी अपना मत अंकित करते हैं। इस तरीके से व्यापक अध्ययन आप आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा करते हैं। अब आगे आ रहा है सामान्य बहुमत प्रणाली। अब बहुमत प्रणाली क्या होता है दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि कभी सरकार के अंदर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, कभी सरकार के अंदर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए हम अपने राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा की सीटें कितनी है साथियों, 200 विधानसभा सीटें। मान लीजिए कि यहां पर वोट डाले गए विधानसभा के और यहां पर जीतने के लिए जो भी सरकार बनाएगी उसको 101 सीटें जीतना अनिवार्य होता है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश से एक जो पार्टी होती है उसने 90 सीटें प्राप्त की है। मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी होती है उसने 80 सीटें यहां पर प्राप्त की है। मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी होती है उसने 80 सीटें यहां पर प्राप्त की है। मान लीजिए अपने पास में कोई तीसरी सीट होती है, तीसरी जो होती है उसने 30 सीटें प्राप्त की। यहां पर 3 पार्टियां है, पहली पार्टी, दूसरी पार्टी और तीसरी पार्टी। अब देखिए पहली पार्टी ने यहां पर 90 सीटें जीती है, दूसरी पार्टी ने यहां पर 80 सीटें हैं और तीसरी पार्टी ने यहां पर 30 सीटें जीती है। तीनों पार्टियां हैं। अब दोस्तों अब इनको 200 में से कितनी सीटें चाहिए, 101। अब भाई यहां पर किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। तो जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो उस स्थिति में मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा, तो उस स्थिति में राज्यपाल ये देखता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको सर्वाधिक मत मिले। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको सर्वाधिक मत मिले। तो यहां देखा कि पार्टी नंबर ए जिसको 90 सीट मिली है, पार्टी नंबर ए जिसको 90 सीट मिली है, पार्टी नंबर बी जिसको 80 सीटें मिली हैं और पार्टी नंबर सी जिसको 30 सीटें मिली। तो राज्यपाल क्या बोलेगा, राज्यपाल ये बोलेगा कि भाई सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लो कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। और अगर मुख्यमंत्री बनाना भी है, राज्यपाल अगर बनाना चाहता है तो राज्यपाल सबसे पहले जाएगा पार्टी ए के पास और यहां के किसी भी एक प्रतिनिधि का नाम बोलेगा कि भैया कल विधानसभा की बैठक होगी और वहां पर आपका प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो इसके लिए आपको सामान्य बहुमत देना पड़ेगा। तो यही प्रक्रिया यहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहां लिखा गया है सामान्य बहुमत प्रणाली के अंतर्गत किसी भी एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया जाता है। कई बार इस प्रणाली में बहुकोणीय या त्रिकोणीय मुकाबला होता है। यदि प्रत्याशी एक से अधिक हो तो ऐसे भी कई उदाहरण है जहां 4, 5 या उससे अधिक प्रत्याशी होते हैं। इस स्थिति में संपूर्ण मतों के 50% से भी कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया जाता है। भारत में आम चुनाव में ऐसा ही देखने को मिलता है। सामान्य बहुमत प्रणाली ब्रिटेन में, अमेरिका में, कनाडा में और अन्य देशों में प्रचलित है। इस प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। इस प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। हमारी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसी प्रणाली से चुने जाते हैं। आप सभी को पता है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं वो इसी प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। चलते हैं साथियों आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। अब दोस्तों यहां पर अगला पॉइंट आ रहा हमारे पास में, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। यहां लिखा गया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के तहत लगभग सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को चुने जाने का प्रयास किया जाता है। देखिए साथियों यहां पर पहली लाइन से स्पष्ट हो गया है कि आनुपातिक प्रणाली का मतलब होता है कि सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार देना, ताकि कम से कम हर वर्ग की समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित होता रहे। इस प्रणालिका में कोई भी समूह, चाहे वे राजनीतिक दल हो या फिर हित समूह, अपने मतदाताओं की संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व निर्वाचित करवा सकता है। जे.एस. मिल आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एक महान समर्थक रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जे.एस. मिल
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के महान समर्थक रहते। उनके शब्दों में किसी भी वास्तविक लोकतंत्र जिसमें समानता पर बल दिया जाता है, किसी भी अथवा प्रत्येक वर्ग को उसकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जिस वर्ग को मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो उसके बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व चुने जाएंगे, लेकिन जहां अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं की संख्या कम होती है वहां उनके प्रतिनिधित्व भी कम ही होंगे। दूसरे शब्दों में इस निर्वाचन व्यवस्था में प्रत्येक राजनीतिक दल को उतनी ही सीटें मिलती हैं जिस अनुपात में वे उसे प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए सामान्य बहुमत व्यवस्था में यह कई बार देखा गया है कि एक दल को विधानमंडल में सीटें तो अधिक प्राप्त होती हैं, लेकिन उसे प्राप्त मतों का प्रतिशत कम मिलता है, क्योंकि वहां 50% से कम वोट पाने वाले निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। और इसी को हम कहते हैं आनुपातिक मत प्रणाली सिस्टम। क्लियर हो चुका है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया है? अब दोस्तों, आनुपातिक मत प्रणाली मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। उसमें से आती है एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी इसको अपन बोलेंगे हेयर सिस्टम। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसे हेयर सिस्टम या आंध्रे योजना के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत एक मतदाता केवल एक ही मत देने का अधिकार होता है, किंतु यदि वे चाहे तो अपने इस वोट को किसी दूसरे प्रत्याशी को भी बदल कर दे सकता है। इसके लिए उसे मत पत्र पर अपनी वरीयता दर्ज करानी पड़ती है। यह प्रणाली निम्न विधि द्वारा कार्य करती है। देखिए साथियों, यहां सबसे नंबर 1 आ रहा है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसका मतलब कोई भी जो मतदाता होता है उसे केवल एक वोट डालने का अधिकार होता है और वे चाहे तो इस वोट को बदल भी सकता है। इसके लिए अपनी वरीयता दर्ज करानी पड़ेगी। इस प्रणाली को प्रमुख रूप से इस प्रणाली में 3 अथवा उससे अधिक प्रत्याशियों का होना आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एक मतदाता वरीयता क्रम में एक ही वोट को कई प्रत्याशियों को दे सकता है, किंतु इसके लिए उसे मत पत्र 1, 2, 3 अथवा इससे आगे तक अपनी इच्छा अनुसार वरीयता निर्धारित करनी होगी। मतदाता अपनी सभी वरीयताएं एक ही प्रत्याशी के आगे नहीं लिख सकता है। याद रखिएगा, सभी प्रत्याशी के आगे एक ही वरीयता नहीं लिख सकता है। वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आने वाले प्रत्याशी को उसका वोट मिलता है, किंतु यदि किसी भी स्थिति में 2 प्रत्याशी बराबर मत प्राप्त कर लेता है तब ऐसी स्थिति में प्रत्याशियों का कोटा निर्धारित किया जाता है तथा उस कोटे के आधार पर जिसकी वरीयता पहले आती है उसे केवल वह वोट मिल जाता है। कोटा निम्नलिखित सूत्र द्वारा डाला जाता है। यहां है डाले गए कुल मतों की संख्या अपॉन कुल सीटों की संख्या, नीचे +1 और ऊपर यहां पर +1 ऐड किया जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहां पर एक एग्जाम्पल दर्शाया जा रहा है। एग्जाम्पल को आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहां एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल कह रहा है कि मान लीजिए किसी चुनाव में कुल प्रत्याशियों की संख्या 3 है। कुल प्रत्याशियों की संख्या कितने? 3। यानी किसी चुनाव के अंदर 3 उम्मीदवार मैदान के अंदर है। ठीक है भैया। कुल डाले गए मतों की संख्या 20,000 है। कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है? 20,000। तो हम क्या करेंगे? 20,000 3 में हम 1 जोड़ेंगे, इसमें इसका डिवाइड करेंगे। तो जैसे इसमें इसका डिवाइड करेंगे हमारे पास आता 5,000 और जीतने वाले को चाहिए 5,000 है। कितना? यानी कभी कभी यदि कोई भी प्रत्याशी उस कोटे तक नहीं पहुंच पाता है, उस सीट को खाली ही छोड़ दिया जाता है। चुनाव की प्रणाली राज्यसभा के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए अपनाई जाती है और यही प्रणाली हमारे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनाई जाती है। हाँ भैया, यहां तक सभी साथियों के लिए हो चुका है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा यहां तक आप सभी साथियों के क्लियर हो चुका है। तो चलिए आगे आ रहा भैया सीमित मत व्यवस्था। अगला आ रहा है सीमित मत व्यवस्था। अब दोस्तों अपन पढ़ते हैं सीमित मत व्यवस्था। यह व्यवस्था आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक अन्य पद्धति होती है और इस व्यवस्था के अंतर्गत बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र को शामिल किया जाता है जिसमें कम से कम 3 प्रत्याशी होते हैं तथा एक मतदाता एक प्रत्याशी को एक ही वोट दे सकता है। इसके बाद हर मतदाता के सीटों के अनुसार वोट घटते जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में 4 सदस्यों को चुना जाना है। ऐसे में मतदाता चाहे तो 2 या 3 प्रत्याशियों को अपना वोट दे सकता है, किंतु वे अपने 5 वोट सिर्फ एक ही प्रत्याशी को नहीं दे सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग से कम एक प्रत्याशी का स्थान सुरक्षित बनाया जा सके।
इस तरह उन 5 में से कम एक सीट तो अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए सुरक्षित हो जाती है। और इस प्रणाली के अधीन यदि एक सीट के लिए 2 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं तो उनमें जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। किंतु यदि 2 से अधिक प्रत्याशी चुनाव में हैं तो उनमें से किसी ने भी बहुमत प्राप्त नहीं किया हो तो उस चुनाव को पुनः कराया जा सकता है, जो कि द्वितीय मत प्रणाली के द्वारा कराया जा सकता है। और इसका अर्थ यह है कि चुनाव के कुछ ही दिनों बाद पुनः वोट डालना पड़ता है। तो उम्मीद तो करता हूं साथियों आज का सेशन बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार वॉच करेंगे तो आपको मैंने जो भी पढ़ाया है वो सबको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।